अमेरिका की घेरेबंदी को तोड़कर कोई जहाज न तो ईरान के बंदरगाहों की तरफ गया, न ईरान के किसी बंदरगाह से वापस आया। पाकिस्तान में पहले दौर की बातचीत खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे में नाकेबंदी लगाने का ऐलान किया था। 13 अप्रैल को नाकेबंदी लगाई गई थी। भारत के समय के मुताबिक 13 अप्रैल की शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी शुरू हो गई थी। ट्रंप ने दावा किया नाकेबंदी का मकसद हॉर्मूज गलियारे से होने वाले ईरान के तेल के कारोबार को रोकना है, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे पर उसी का कंट्रोल है। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इस रास्ते को दूसरे देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया। अब तक खोला नहीं जा सका है। हॉर्मूज गलियारा बंद हुआ तो वहां से होने वाला कारोबार बंद हो गया। लेकिन रिपोर्ट है कि ईरान लगातार अपना कारोबार कर रहा है। दूसरों का रोक दिया है, अपना कर रहा है। पहले की तरह वो अपने बंदरगाहों से कुछ देशों को तेल बेचने में जुटा था, खासकर चीन को वो अपना तेल भेज रहा था। ऊपर से ईरान ने हॉर्मूज गलियारे में दूसरे जहाजों से टोल भी वसूलना शुरू कर दी। जो देश टोल देते, जो जहाज टोल देते, ईरान की IRGC सेना उन जहाजों को जाने देती। यह बात अमेरिका को परेशान कर रही थी, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपना तेल बेचने के साथ तेल ले जा रहे दूसरे देशों के जहाजों से पैसे भी वसूल रहा था। इसी वजह से ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे में नाकेबंदी लगा दी, 13 अप्रैल से शुरू कर दी। चेतावनी दी कि जो भी जहाज ईरान को टोल देगा उसे हॉर्मूज गलियारे से निकलने का रास्ता अब अमेरिका नहीं देगा। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि पहले 24 घंटे में एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया। न तो कोई जहाज अमेरिका की घेरेबंदी को तोड़कर ईरान के बंदरगाहों की तरफ गया, ना ही ईरान के किसी बंदरगाह से तेल लेकर या कुछ भी लेकर कोई जहाज लौटा। अमेरिका की सेना के मुताबिक 6 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसने की कोशिश की थी और उन्हें लौटा दिया गया। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने एक रिपोर्ट दी कि चीन का जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल गया था, जो खबर आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चीन का एक जहाज निकल गया, उसने एक दिन बाद यू टर्न ले लिया या उसे यू टर्न लेना पड़ा। वो हॉर्मूज गलियारे की तरह फिर लौट आया। चीन का रिच स्टारी नाम का वो जहाज था, ईरान के बंदरगाह पर खड़ा है, ऐसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट बताती है चीन का जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा। वो हॉर्मूज गलियारा तो पार कर गया, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी नहीं तोड़ पाया और इसलिए उसे लौटना पड़ा। ओमान की खाड़ी और अरब सागर में मौजूद अमेरिका की नौसेना ने उसे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन एक रोज पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि चीन का रिच स्टारी जहाज अमेरिका की सख्त नाकेबंदी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल गया था। और उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने चीन के उस जहाज को रोकने तक की कोशिश नहीं की थी, उसकी कोई जांच नहीं हुई थी। वो सही सलामत अमेरिका की घेरेबंदी से बचकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल गया था। लेकिन कहानी तब पलट गई जब वो जहाज वापस आ गया, यू टर्न ले लिया उसने। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने बताया कि हॉर्मूज गलियारे से निकलने के एक दिन बाद चीन का रिच स्टारी जहाज लौट गया। उस पर अमेरिका ने नाकेबंदी लगा दी, वो उसको नहीं तोड़ पाया। हालांकि रिच स्टारी जहाज को अमेरिका ने पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर रखा है। उसे ईरान का कच्चा तेल ढोते हुए पहले पाया गया था, इसी वजह से अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगाई हुई थी। रिपोर्ट कहती है चीन का रिच स्टारी जहाज UAE के अल हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था। उसमें 2.5 लाख बैरल मेथनॉल भरा था। अल हमरिया पोर्ट से निकलने के बाद वो फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर गया था। तेल नहीं था उसमें, मेथनॉल भरा हुआ। लेकिन यमन की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका के जंगी जहाजों ने उसका रास्ता रोक लिया और उस नाकेबंदी की वजह से चीन के जहाज को यू टर्न लेना पड़ गया। वो वापस हॉर्मूज गलियारे से होता हुआ ईरान के एक बंदरगाह पर पहुंच गया। लेकिन एक रोज पहले रॉयटर्स ने दावा किया था कि अमेरिका की नेवी ने रिच स्टारी को जाने दिया था। इसलिए जाने दिया था क्योंकि वो ईरान के किसी बंदरगाह से नहीं आ रहा था, वो UAE से आ रहा था। अमेरिका का कहना है कि नाकेबंदी सिर्फ उन जहाजों के लिए है जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं या हॉर्मूज गलियारे से निकलने के लिए ईरान को टोल दे रहे। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने चीन के उस जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब यह खबर आ रही, यह पता नहीं चल सका चीन के जहाज ने ईरान को टोल दिया था या नहीं दिया था, या उसे क्यों रोका गया, या उसे क्यों लौटना पड़ा। इधर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की घेरेबंदी से बचने के लिए कुछ जहाजों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए। अब ट्रांसपॉन्डर बंद करने से यह पता नहीं चल सकता कि समुद्र में वो कहां पर है। एक उपकरण होता है ट्रांसपॉन्डर जो किसी भी जहाज की लोकेशन की जानकारी देता है, उसके नाम की और उसके बाकी डिटेल देता है, उसके रूट की जानकारी देता है। लेकिन खबर आई कि
कई जहाजों ने हॉर्मूज गलियारे को पार करते वक्त यह उपकरण ही बंद कर दिया ताकि यह पता न चल सके कि लोकेशन क्या है, कहां से आ रहे हैं। अमेरिका के सैनिकों से बचने के लिए यह तरकीब निकाली, ऐसी खबरें। अमेरिका की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर ओमान की खाड़ी में तैनात है। चेतावनी दी हुई है कि अगर कोई जहाज ईरान की तरफ से आया तो उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, वहीं से लौटा दिया जाएगा। तो यह रिपोर्ट कहती है कि इससे बचने के लिए ही कई जहाजों ने ट्रांसपॉन्डर बंद करने का तरीका अपनाया, अपनी पहचान इस तरह से छिपाने का तरीका अपनाया। आगे बढ़ने के लिए पहचान छिपा ली। हर जहाज का एक नंबर होता है, कोड नंबर होता है, उससे ही पता चलता है कि वो कहां का जहाज है, किस देश का है, कहां से आया है, रूट क्या है। कोई हादसा हो जाए तो इसी नंबर से उस जहाज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, ट्रांसपॉन्डर से जानकारी मिल जाती है। कहा गया कि कुछ जहाजों ने अपने नंबर के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, ट्रांसपॉन्डर को बंद करके अपनी लोकेशन छिपाने की कोशिश की। हॉर्मूज गलियारे को पार करते समय वो अचानक रेडार से गायब हो गए कि पता ही नहीं चल पाया कि वो हैं कहां। तो इन जहाजों ने अमेरिका की सेना को चकमा देने के लिए यह चाल चली, ऐसी रिपोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी की तरफ से ही कई देश हैं, उस तरफ भी कई देश हैं जहां से तेल की सप्लाई होती है, जो खाड़ी के देश, गैस की सप्लाई होती है, दूसरी चीजों की सप्लाई होती है। ईरान भी वहीं से तेल और गैस का कारोबार करता है। वहां से सभी जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार कर ओमान की खाड़ी में पहुंचना होता है। लेकिन ओमान की खाड़ी की तरफ अमेरिका ने अब युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, वहां नाकेबंदी करके बैठा है। ईरान की तरफ से आने वाले जहाजों पर नजर रख रहा है। कोई जहाज आया तो उसे रोका जा रहा है और साफ कर दिया अमेरिका ने कि ईरान की तरफ से आया हुआ जहाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी जहाज ने ईरान को टोल चुका है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अमेरिका की इस तरह के कई जहाजों को लौटा भी चुका है, ऐसी खबर है। कड़ी निगरानी कर रहा है, सैटेलाइट की मदद ले रहा है, रेडार की मदद ले रहा है। उनके जरिए जहाजों का पता लगाया जा रहा है कि कौन सा जहाज कहां से आया। तो रिपोर्ट कहती है इस पूरी घेरेबंदी से खुद को बचाने के लिए ही जहाजों ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करने की योजना बनाई। अचानक बीच रास्ते में ही गायब हो गए, एक तरह से कि सैटेलाइट से, रेडार से वो पकड़ में नहीं आए और कहीं दिखाई नहीं दी, वहां गायब हो गए। और फिर उसके बाद जब ट्रांसपॉन्डर ऑन किया तो वो दूसरी जगह दिखाई दी। द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि रिपोर्ट कह रही है कि यह तरकीब पहले रूस भी इस्तेमाल कर चुका है। तो ये तरकीब वहां से आई है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने भी यही किया था, अपने कई जहाजों को इसी तरह छुपाकर दुनिया के कई दूसरे देशों तक पहुंचा दिया था और तेल का कारोबार अपना जारी रखा था उस तरीके से। और ये वही तरकीब वहां अपनाई जा रही है। उधर ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ईरान को अपना तेल उत्पादन घटाना पड़ सकता है। अपने कुओं से तेल निकालने की रफ्तार घटानी पड़ सकती है। रोजाना करीब 18 लाख बैरल कच्चा तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की घेरेबंदी हो गई तो वहां से ईरान के जहाजों का निकलना मुश्किल हो गया। इसी रास्ते से ईरान बड़े पैमाने पर अपना कच्चा तेल कई देशों को भेजता है। अमेरिका की घेरेबंदी की वजह से वो अपना तेल बाहर नहीं भेज पा रहा है। हॉर्मूज गलियारा ही नहीं, उसके जो दूसरे बंदरगाह हैं, बंदर अब्बास और चाबहार जैसे, वहां पर भी नाकेबंदी करके बैठा अमेरिका कि कहीं से भी तेल ईरान भेज न सके। तो कच्चा तेल जमा करने की उसकी जगह कम पड़ गई। जो स्टोरेज टैंक है, अगर वो तेल निकालता रहेगा तो स्टोर करने की जगह अब खत्म हो चुकी। अब उसको तेल निकालना कम पड़ रहा है। उसके तेल रखने के गोदाम पूरी तरह भर सकते हैं, जो स्टोरेज टैंक है वो भर सकते हैं, और ज्यादा तेल स्टोर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ इतनी खाली जगह बची है कि वो अगले 16 दिन तक तेल निकाल कर उसे जमा कर सकता है। तो यानी 16 दिन का ये काउंटडाउन ईरान के लिए भी चल रहा है। 16 दिनों तक वहां से उसका तेल नहीं निकला तो उसे तेल निकालने का काम रोकना पड़ जाएगा। तेल उत्पादन में भारी कमी करनी पड़ जाएगी। उसके पास कच्चा तेल रखने की जगह नहीं बचेगी। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 16 दिन का वक्त बचा है। यानी ये जो बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, उसमें ईरान के पास फिर ये काउंटडाउन है। अमेरिका की अगर अलग मजबूरी है तो ईरान की ये मजबूरी खड़ी हो रही है। ये रिपोर्ट कह रही है आने वाले 16 दिनों में वो अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर नहीं निकल पाया तो उसके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तेल का उत्पादन नहीं जारी रख पाएगा, वो तेल निकालने की क्षमता को ही घटाना पड़ जाएगा। तेल को दूसरे देशों तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका समंदर में घेरेबंदी करके बैठा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आगे पहरा लगा के बैठा हुआ है। ईरान के तेल के टैंकर बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तेल की सप्लाई रुकने से ईरान के तेल गोदाम भर चुके हैं। 2 हफ्तों में ईरान को मजबूरी में अपने तेल उत्पादन को धीरे धीरे कम करना पड़ सकता है। अगर तेल बाहर नहीं गया तो उसके पास तेल स्टोर करने की जगह ही खत्म हो जाएगी।
इससे ईरान को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। रोजाना 18 लाख बैरल कच्चा तेल वो बेचता है, उसकी कमाई का यही सबसे बड़ा जरिया है और अमेरिका का मकसद यही है कि उसकी कमाई के इस जरिए को बंद किया जाए। ईरान का मानना है दुनिया में तेल की सप्लाई कम होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि काउंटडाउन सिर्फ ईरान के लिए। ऐसे में अमेरिका के लिए लंबे समय तक ईरान पर दबाव बनाए रखना आसान नहीं होगा, ईरान यह मानकर चल रहा है। उधर ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत में यूरेनियम के मुद्दे पर चर्चा करने के संकेत दे दिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी कि ईरान परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करना चाहता है और यह उसका हक है। ईरान ने संकेत दिए कि दूसरे दौर की बातचीत के दौरान यूरेनियम संवर्धन पर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, उनमें करीब 10 सैनिकों की हालत गंभीर बताई गई। रिपोर्ट में बताया गया युद्ध में 13 सैनिकों की जान जा चुकी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक घायल सैनिकों में 354 सैनिक ड्यूटी पर लौट चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने एक बार फिर ईरान युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने दोहराया कि यह जंग ब्रिटेन की नहीं है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि ब्रिटेन ट्रंप की मांगों के आगे नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने ब्रिटेन के इस फैसले की आलोचना की। उधर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के जल्द खत्म होने के संकेत दिए। फॉक्स न्यूज जो अमेरिका का चैनल है, उससे ट्रंप ने बातचीत की और दावा किया कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो अब अपने अंत के करीब है। दोबारा बातचीत का सवाल आया तो ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठने वाला है। समझौते के लिए बातचीत शुरू होने वाली है। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई बैठक का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था, सब जानते हैं, लेकिन और दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। लेकिन 14 दिन के सीज फायर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के लगभग खत्म होने का दावा कर दिया। यह भी दावा कर दिया कि 40 दिन की जंग में ही अमेरिकी फौज ने ईरान का इतना नुकसान कर दिया है कि उसे इससे उबरने में 20 साल लग जाएंगे। I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country, and we're not finished. We'll see what happens. तो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। दोनों देश एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। खुद ट्रंप ने एक दिन पहले ही इसके संकेत दिए। हालांकि उन्होंने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लिए फिर खतरा बताया। अपनी पीठ थपथपाई, कहा कि अगर वो नहीं होते तो दुनिया ईरान की वजह से बड़े संकट में पड़ सकती थी। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. इस्लामाबाद में जो पहले दौर की बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान की, उसमें अमेरिका की तरफ से अगुवाई वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने की थी। जेडी वैंस ने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इन्हें एक झटके में ठीक नहीं किया जा सकता। 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal. तो अमेरिका की तरफ से बातचीत को लेकर ट्रंप और वैंस ने बयान दिए, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान ने साफ किया कि वो भी युद्ध नहीं चाहते और बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ईरान पर शर्तें थोपने की कोशिश की जाएगी तो यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा और ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। सीज फायर की जो समय सीमा खत्म हो रही है, उससे दुनिया की चिंताएं बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया की उम्मीदें दूसरे दौर की इस बातचीत पर टिकी हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी पश्चिम एशिया में पूरी तरह शांति के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील की। जरूरत पड़ने पर सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने की भी उन्होंने मांग की ताकि पश्चिम एशिया में शांति व्यवस्था बनी रहे। यूएन महासचिव ने हॉर्मुज गलियारे से जहाजों के आने जाने पर लगी रोक को भी हटाने की मांग की। न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्तों के सीज फायर को 22 अप्रैल से भी आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। सहमति बन चुकी है, इसके लिए बात बन चुकी है। 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के सीज फायर पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी।
युद्ध विराम की समय सीमा फिर 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। लेकिन एपी ने बताया, एपी की रिपोर्ट कह रही है कि सीज फायर इससे आगे भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा तय हो चुका है, ताकि आगे की बातचीत के लिए समय मिल सके। समझौते और बातचीत के दौरान जमीन पर तनाव कम रखा जा सके। इस रिपोर्ट में बताया गया दोनों पक्ष सीधे अब टकराने से बचना चाहते हैं, सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं, सीधे टकराने से। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। उसके मुताबिक सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने पर किसी तरह की आधिकारिक सहमति नहीं बनी है। इतना जरूर है कि वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने बताया कि इस्लामाबाद वाली बातचीत फेल होने के बाद भी पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से वार्ता जारी रहेगी। एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ईरान का मैसेज अमेरिका तक और अमेरिका का मैसेज ईरान तक लगातार पहुंचा रहा है। और दूसरे दौर की बातचीत से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किया। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से पहले आसिम मुनीर के इस दौरे को काफी अहम माना गया। मतलब ईरान ने भी संकेत दिए कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए वो भी तैयार है। अमेरिका के साथ बातचीत पूरी तरह रुकी नहीं है, ठप नहीं हुई है। युद्ध विराम के दौरान पाकिस्तान के जरिए दोनों के बीच मैसेज का आना जाना चलता रहा। इसी वजह से दूसरे दौर की बातचीत की जमीन तैयार हुई। उधर ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनान के टीवी चैनल पर दावा कर दिया कि आज रात से लेबनान में सीज फायर लागू हो जाएगा। मतलब इजरायल और लेबनान की सरकार के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई, यह उन्होंने दावा कर दिया। ईरान के अफसर ने, लेबनान के टीवी चैनल पर ईरान के अफसर ने यह दावा उस वक्त किया जब इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में लगातार बारूद अभी बरसा रही है, हमले कर रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। हालांकि इजरायल और लेबनान की सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन ईरान के अफसर ने यह कहा। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बातचीत जरूर हुई। बैठक की अगुवाई अमेरिका के विदेश मंत्री उधर मार्को रूबियो ने की। अमेरिका में तैनात लेबनान और इजरायल के राजदूत शामिल हुए। करीब 2 घंटे बैठक चली। किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। उसके बाद कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई। लेकिन अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका में तैनात इजरायल के राजदूत ने साफ कह दिया कि आने वाले हफ्तों में लेबनान के साथ बातचीत जारी रहेगी। मतलब इजरायल ने भी संकेत दिए कि वो मिलिट्री ऑपरेशन के साथ ही कूटनीतिक रास्ता भी खुला रखना चाहता है। लेकिन इस बैठक के खत्म होते ही ईरान के एक बड़े अफसर ने लेबनान के एक टीवी चैनल पर यह दावा कर दिया कि आज रात से इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर लागू हो जाएगा। मतलब इजरायल लेबनान पर हमले नहीं करेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इजरायल के साथ किसी भी तरह के समझौते या युद्ध विराम के लिए लेबनान की सरकार ने बातचीत की, हिजबुल्लाह ने बातचीत नहीं की। हिजबुल्लाह चीफ ने तो बातचीत से पहले ही 2 टूक कह दिया था कि इजरायल के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तो युद्ध विराम अगर लागू हो जाएगा या सीज फायर लागू हो जाएगा तो वो लेबनान और इजरायल के बीच होगा। इसमें हिजबुल्लाह हमले क्या रोक देगा? क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया कि दुश्मन से समझौता करना उसके आगे झुकने के बराबर होगा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बातचीत रद्द करने की मांग की थी। मतलब हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि लेबनान की सरकार भले ही इजरायल के साथ बातचीत को तैयार हो, समझौता भी कर ले, लेकिन वो इसके लिए हिजबुल्लाह नहीं मानेगा, वो हथियार नहीं रखेगा। लेकिन अब ईरान के एक बड़े अफसर जब कह रहे हैं लेबनान के टीवी चैनल पर कि आज रात से सीज फायर लागू हो जाएगा, तो यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह क्या करता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान ही समर्थन करता है और हिजबुल्लाह ईरान का समर्थन करता है। हिजबुल्लाह की चीफ ने कहा था कि इजरायल के साथ उसकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लेबनान की सरकार ने पूरे देश में शांति के लिए बातचीत को और युद्ध विराम को जरूरी बताया। इधर दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना ने हमले और तेज कर दिए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला कर दिया। लेबनान के सरकारी मीडिया नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल की सेना ने इस बार लेबनान के तटीय इलाकों में शहरों पर हमला किया। उन शहरों को जोड़ने वाली सड़क पर हमला कर दिया, कोस्टल रोड पर। उस सड़क पर इजरायल का ड्रोन गिरते ही वहां आग लग गई। एक गाड़ी ड्रोन हमले की चपेट में आ गई, गाड़ी में आग लग गई। सड़क के किनारे वो गाड़ी एक इमारत के पास खड़ी थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गाड़ी के आसपास खड़े कई लोग हमले में घायल हो गए। राहत बचाव की टीम आई, उसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इतना भयानक हमला दिखा वो, उस सड़क पर कई जगह आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। सड़क को बंद कर दिया गया, ट्रैफिक को रोक दिया गया। लेबनान के सादियात और जिया शहर को जोड़ने वाली सड़क पर यह हमला हुआ।
ये लेबनान की राजधानी बेरूत से इस सड़क की दूरी करीब 20 किलोमीटर ही है। ये दोनों शहर भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर मौजूद हैं। दोनों शहरों को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के कई अड्डे हैं ऐसा माना जाता है। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम हैं ऐसा माना जाता है। यहां से हिजबुल्लाह के दूसरे अड्डों पर हथियारों की सप्लाई की जाती है। यह दावा इजराइल की सेना ने किया। इजराइल की सेना के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के हथियारों की सप्लाई चेन को ठप करने के लिए किया गया। इजराइल की सेना किसी भी तरह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचने वाले हथियारों को रोकना चाहती है। इसके लिए इजराइल उन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमले भी कर रहा है और उन्हें रोकने के लिए इजराइल की सेना लगातार उन इलाकों को टारगेट कर रही है। लेबनान के वो इलाके जहां हिजबुल्लाह के अड्डे मौजूद, जहां हिजबुल्लाह के हथियारों का गोदाम है, हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है। उन जगहों पर जमीनी हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद टायर शहर पर भी हमला किया। रात के वक्त वहां मिसाइलों से हमला किया गया, रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद वहां कई धमाके हुए और सुबह होते ही वहां तबाही और बर्बादी की तस्वीर नजर आई। धमाकों की वजह से वहां आग लग गई, इलाके में सफेद धुआं उठता नजर आया। हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, उनका मलबा सड़कों पर फैला हुआ नजर आया। राहत और बचाव की टीम ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और लेबनान में हमलों के बीच इजराइल ने गाजा में भी हवाई हमले कर वहां हमास की कई सुरंगें नष्ट करने का दावा कर दिया। गाजा में भी हमले कर दिए। इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाके कई दिनों से उन सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे, यह दावा किया। वहां छिपकर रहते थे, हथियार जमा कर रहे थे। हमास के लड़ाके उन सुरंगों में छिपकर इजराइल की सेना पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इजराइल की सेना के मुताबिक कुछ महीनों पहले ही वो सुरंगें बनाई गई थी, वहां से कई हमले करने की कोशिश हुई। इजराइल की सेना ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल की सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, उन सुरंगों का पता चलते ही वहां हमला कर दिया, उन पर बम से हमला कर दिया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने वहां बम बरसाए, एक साथ कई धमाके हुए। उन धमाकों में हमास की वो सुरंगें पूरी तरह तहस नहस हो गई। हमास की वो सुरंगें ध्वस्त हो गई। इजराइल की सेना ने इस हमले में हमास की 4 सुरंगों को बर्बाद करने का दावा किया। उन सुरंगों की लंबाई करीब 800 मीटर थी। इस हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए। सुरंगों में रहने के लिए कमरे बने हुए थे, हथियार रखने के लिए गोदाम बने हुए थे। इजराइल की सेना के मुताबिक ये सुरंगें घनी आबादी वाले इलाकों के नीचे बनाई गई थी, अस्पताल के नीचे बनाई गई थी, स्कूलों के नीचे बनाई गई थी, जिससे कि हमास के लड़ाके आसानी से वहां छिपकर रह सकें, वहीं से छिपकर इजराइल की सेना पर हमला कर सकें। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में किए गए मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में किए गए मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इजराइल ने बताया कि उसकी ग्राउंड ऑपरेशन टीम और एयरफोर्स ने बेहद सटीक तालमेल से मिसाइल हमले को अंजाम दिया। इजराइल के मुताबिक उसके हमले से हिजबुल्लाह के कुछ ठिकाने तबाह हो गए। पाकिस्तान में बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। पाकिस्तान की सरकार ने रोज शाम 2 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रखने की घोषणा की। खबरों के मुताबिक ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में हुई बिजली की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर निशाना साधा। उन्होंने इटली पर ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने इस फैसले को इटली के हितों के खिलाफ बताया। उधर लेबनान के टीवी चैनल अल मायादीन की एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत को लेकर उसमें चौंकाने वाला दावा किया गया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी, जब अमेरिका और ईरान की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हुई थी, तब ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने खतरे की आशंका जताई थी। उसके बाद जब बातचीत बेनतीजा रही और खुफिया जानकारी मिली थी कि दुश्मन उन पर हमला कर सकता है, ऐसा उन्होंने आशंका जताई थी। इसीलिए ईरान के नेता जिन विमानों में पाकिस्तान से लौटे, उन्हें बीच रास्ते में उतारना पड़ा था, यह रिपोर्ट कह रही है। तेहरान पहुंचने से पहले ही उन्हें लैंड करवाना पड़ गया था। इसके बाद ईरान के नेताओं ने जमीन के रास्ते आगे का सफर पूरा किया था और तेहरान पहुंचे थे। वो सीधा वहां से तेहरान आए नहीं, क्योंकि उनको हमले का खतरा था, ताकि उनकी लोकेशन के बारे में कोई पता न लगा पाए। 2 हफ्ते के सीज फायर का जो ऐलान हुआ था, 3 दिन बाद 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच बैठक हुई राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के। बैठक बेनतीजा रही। तो बैठक में ईरान की तरफ से मोहम्मद बागर गालिबाफ, वहां के स्पीकर, ईरान की संसद के स्पीकर वहां गए थे। उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहुंचे थे।
ईरान का डेलीगेशन एक जैसे दिखने वाले 3 विमानों से इस्लामाबाद पहुंचा था, एक जैसे दिखने वाले 3 विमानों से। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनमें किस विमान में ईरान के नेता सवार हैं। 3 विमान गए थे, उनमें एक में वो थे। ईरान ने जानबूझकर ये 3 विमान भेजे थे, ऐसा माना जा रहा है, ताकि दुश्मन अगर ईरान के नेताओं पर हमले की कोई साजिश रचे तो उसे चकमा दिया जा सके। क्योंकि ईरान भले ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन ये बात भी वो कह चुका है कि उसे अमेरिका और इजराइल पर खासकर भरोसा नहीं। तो इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत से पहले भी ईरान ने फूंक फूंक कर कदम रखे थे, ये रिपोर्ट कहती है। दोनों देशों के नेताओं ने करीब 21 घंटे तक बैठक की थी, माथापच्ची हुई, समझौते की शक्ल देने की कोशिश की गई युद्ध विराम को, लेकिन कोशिश नाकाम रही थी। अमेरिका और ईरान के नेता किसी भी समझौते तक पहुंच नहीं पाए थे कि बिना किसी नतीजे के बातचीत खत्म हो गई थी। बैठक खत्म हुई तो दोनों देशों के नेता अपने अपने देश के लिए रवाना हुए। अमेरिका के नेताओं का विमान वॉशिंगटन डीसी के लिए उड़ा था, ईरान का विमान तेहरान के लिए उड़े थे। ईरान के तीनों विमान 3 में आए थे वो। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के विमान जब इस्लामाबाद से उड़े तो उन्हें खतरे की चेतावनी मिली थी। आशंका जताई गई थी कि उन पर हमला किया जा सकता है, ईरान के प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाया जा सकता है, आसमान में ही ईरान के नेताओं की जान ली जा सकती है। इसीलिए ईरान के प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान में अपने विमान नहीं लैंड करवाए, उससे पहले ही अपने विमानों को कहीं और लैंड करवाया और फिर जमीन के रास्ते गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से उन्होंने उड़ान भरी। अफगानिस्तान की एयर स्पेस से होते हुए तेहरान उन्हें जाना था। 1950 किलोमीटर का फासला था, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि खतरे की चेतावनी मिलते ही ईरान के तीनों विमानों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। वो तेहरान की तरफ नहीं गए, ईरान के मशहद शहर की तरफ मुड़ गए थे, वहां के एयरपोर्ट पर लैंड किए। ईरान का मशहद शहर उसके उत्तरी हिस्से में, तेहरान वहां से 900 किलोमीटर दूर है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि मशहद में उतरने के बाद ईरान के नेता वहां से जमीन के रास्ते तेहरान तक पहुंचे। ईरान की संसद के स्पीकर, विदेश मंत्री दोनों, कोई कार से रवाना हुआ था, कोई बस से रवाना हुआ था वहां से, कोई ट्रेन से गया, यानी सब अलग अलग रास्तों से निकले थे। कहां जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुश्मन उन लोगों को ट्रैक न कर पाए कि कहां पर हैं, इसका पता न लग पाए, उनके खिलाफ हमले की किसी भी साजिश को इस तरह से नाकाम किया जा सके। इधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने के लिए इस्लामाबाद में जो होटल बुक किया था उसका बिल नहीं चुकाया। 11 और 12 अप्रैल को सिरेना होटल में बैठक हुई, 5 स्टार होटल इस्लामाबाद के बेहद अहम इलाके में। इसी होटल में अमेरिका और ईरान ने बैठक की। पाकिस्तान ने दावा किया था वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा रहा है, लेकिन बैठक के बाद पाकिस्तान की सरकार रिपोर्ट कह रही है कि होटल का बिल नहीं चुका पाई। बाद में होटल के मालिक को खुद आगे आना पड़ा। बैठक के दौरान जो भी खर्चा हुआ था उसका बिल उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बिल चुकाने को लेकर कोई जवाब तक नहीं आया। बैठक खत्म हो गई और अब कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन होटल का बिल अभी तक भरा नहीं गया है। शहबाज शरीफ की सरकार ने अपनी मेजबानी में इस बैठक का आयोजन किया था। पाकिस्तान शांति का दूत है, यह दावा था। भीषण जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करवा रहा है, इसे अपनी कूटनीतिक कामयाबी बता रहा था पाकिस्तान। इस अहम बातचीत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद सिरेना होटल को चुना गया था। बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। पूरे होटल को खाली करवाया गया था। जो सबसे महंगे कमरे हैं उसका किराया एक रात का 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है, 2 लाख पाकिस्तानी रुपए। ये सब किया गया, खाली करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद सभी कमरे मेहमानों के लिए बुक कर दिए गए। बैठक के लिए चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो इस हाई प्रोफाइल बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस पहुंचे थे, ईरान के विदेश मंत्री थे, वहां के संसद के स्पीकर थे, कई बड़े नेता थे। सबने मिलकर जंग को खत्म करवाने के लिए बातचीत की थी। बैठक हालांकि बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकल पाया था। तो CNN की रिपोर्ट कह रही है कि बैठक बेनतीजा रही, खत्म हो गई कई घंटे बाद भी, लेकिन होटल का बिल नहीं भरा। होटल वाले अधिकारियों से संपर्क करते रहे पाकिस्तान के, उनको कोई जवाब ही नहीं मिला। पाकिस्तान सरकार ने बिल नहीं भरा तो होटल के मालिक ने दखल दिया। बैठक के आयोजन में जितना भी खर्च हुआ उसका बिल उन्होंने खुद भरा। उधर अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने ही एक और जानकारी दी कि 14 दिन के सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। जंग लड़ने के लिए अपनी प्लानिंग को और मजबूत कर लिया है। और यह ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि ईरान जमीन के अंदर बने अपने मिसाइल बेस तक पहुंचने के लिए तेजी से मलबा हटाने में जुट गया।
क्योंकि जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के कई मिसाइल बेस जमीन में दब गए थे, मलबा भर गया था। तो उन तक पहुंचने के लिए बनाए गए रास्तों पर मलबे का अंबार था। तो सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ईरान की IRGC सेना ने अपने उन मिसाइल बेस तक पहुंचने के लिए इस सीज फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 14 दिन का सीज फायर है, इसमें ईरान ने बंद हो चुके मिसाइल बेस से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। दावा किया गया 10 अप्रैल को एक सैटेलाइट इमेज ली गई थी। ईरान के हॉर्मुज़गान और तबरीज़ इलाके में मिसाइल ठिकानों के बाहर भारी भरकम मशीनें और ट्रक दिखाई दिए। उसमें मिट्टी खोदने वाली मशीनें मलबा हटाती नजर आईं। ट्रक मलबे को लाद कर दूर ले जाते दिखे। सीज फायर से पहले हुए 40 दिन की जो जंग हुई, उसके दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इन मिसाइल बेस के एंट्री पॉइंट को निशाना बनाया था, जहां उन सुरंगों के अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता था, उसको निशाना बनाया था। एयर स्ट्राइक करके उन रास्तों को तबाह कर दिया था। मलबे का ढेर लग गया था। तो ईरान की कई घातक मिसाइलें उसकी सुरंगों के अंदर ही दबी रह गईं, बाहर नहीं निकल पाईं। तो उनको फिर से सुरंगों को फिर से सही करने और जमीन में दबी मिसाइलों को निकालने में ईरान जुटा है इस सीज फायर में। हॉर्मुज़गान इलाका ईरान का दक्षिणी हिस्से में है, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ गलियारे के किनारे पर वो हॉर्मुज़गान है, वहीं पर हॉर्मुज़ गलियारा है। इसी तरह ईरान का तबरीज़ इलाका उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। तबरीज़ शहर पहाड़ों के बीच में एक घाटी में बसा है। उसके उत्तर में करीब 150 किलोमीटर आगे अजरबैजान और अर्मीनिया की सीमाएं हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि दोनों जगहों पर ईरान के मिसाइल बेस हैं, वहां हमले हुए थे और हमलों में मिसाइलें अंदर ही दबी रह गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की करीब 50% मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। आधी मिसाइलें मतलब अभी भी बची हुई हैं। और सीज फायर में मौका मिलते ही ईरान ने जमीन में दबी अपनी उन मिसाइलों को निकालना शुरू कर दिया। इधर अमेरिका की एक वेबसाइट है बिजनेस इनसाइडर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी ड्रोन मिशन शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन से बचने का मिशन शुरू कर दिया है और यह पश्चिम एशिया में चल रहा है, क्योंकि ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचा ईरान की तरफ से जागे गए ड्रोन से। तो उस एंटी ड्रोन मिशन शुरू कर दिया है। जैसे जैसे सीज फायर खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, अमेरिका फिर से युद्ध लड़ने की तैयारी में जुट गया है। तो अगर ईरान उधर अपनी मिसाइलें निकाल रहा है सीज फायर के दौरान, तो अमेरिका की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। और खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में मेरॉप्स इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात करती है। इंटरसेप्टर ड्रोन यानी उधर से जो ड्रोन आएंगे उनको हवा में मार गिराने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। जानकारी मिली कि अमेरिका के सैनिक इन ड्रोन का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, ताकि ईरान के ड्रोन हमलों का फिर वो जवाब दे सके। क्योंकि इस युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन ही बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है ईरान ने, और खासकर शाहिद ड्रोन का। इसलिए अमेरिका ने ईरान के ड्रोन का मुकाबला करने की तैयारी तेज कर दी, अपना एंटी ड्रोन सिस्टम मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी, ताकि अगर दोबारा जंग शुरू हो तो अमेरिका अपनी महंगी महंगी मिसाइलों के बजाय इन एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि उसकी महंगी महंगी मिसाइलें खर्च हो रही थी उन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, जो ईरान को सस्ते पड़ रहे थे। तो मेरॉप्स इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करने की प्लानिंग हो रही है। ये इंटरसेप्टर ड्रोन उन मिसाइलों से बहुत सस्ते हैं जो अमेरिका अब तक इस्तेमाल कर रहा था। मेरॉप्स इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत $15,000 बताई जा रही है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 13 लाख। जबकि जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही थी ड्रोन को मार गिराने के लिए, उस एक मिसाइल की कीमत $40 लाख, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 36 करोड़ बताई जाती है। मतलब इंटरसेप्टर ड्रोन इंटरसेप्टर मिसाइल के मुकाबले बहुत ही किफायती है। इनका ज्यादा इस्तेमाल अब अमेरिका कर सकता है। ईरान के हर एक ड्रोन को मारने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागने की बजाय कम खर्च में अमेरिका का काम हो जाए, ये कोशिश हो रही है। ये ड्रोन यूक्रेन जंग के वक्त बनाए गए थे। रूस भी शाहिद ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था और क्रूज मिसाइलों से निपटने के लिए इनका ही इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन युद्ध में इनको शुरू किया गया था। उस वक्त इन ड्रोन की बहुत चर्चा हुई थी, बहुत तारीफ हुई थी, क्योंकि ये बहुत सस्ते, छोटे और तेज हैं। खबर है कि इसीलिए अमेरिका ने ईरान जंग में भी अब इनका इस्तेमाल करने की सोची है और वो सीज फायर में ये सब प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि रूस की तरह ईरान भी बड़े पैमाने पर शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और मेरॉप्स ड्रोन इन ड्रोन को मार गिराने में काफी कारगर बताए जाते हैं। मेरॉप्स ड्रोन दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक है, इसमें सेंसर लगा।
दुश्मन के ड्रोन को दूर से ही पहचान लेता है। इसके बाद ये इंटरसेप्टर ड्रोन खुद उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर दुश्मन के ड्रोन से टकरा कर फट जाते हैं। यानी उधर से ड्रोन आ रहा है, इधर से ड्रोन आ रहा है, टकरा कर फट जाते हैं, उसको हवा में इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट करिए अमेरिका के सैनिक ऐसी एंटी ड्रोन सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ये पश्चिम एशिया में चलाया जाए। अब तक का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहां। उधर अमेरिका की नौसेना की सुरक्षा देखने वाली नेवल सेफ्टी कमांड ने एक रिपोर्ट जारी की और उसके मुताबिक 9 अप्रैल को अमेरिका का जो MQ-4C ट्राइटन ड्रोन गायब हुआ था, तो खबरें आई थी कि एक ड्रोन गायब हो गया। अब उसकी नेवल सेफ्टी कमांड कह रही है कि वो क्रैश हो गया, मतलब मान रही है कि हां वो क्रैश हो गया। सबसे महंगा जासूसी ड्रोन था वो अमेरिका का। 9 अप्रैल को खबर आई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास निगरानी करने पहुंचा था और अमेरिका का ट्राइटन ड्रोन अचानक फिर गायब हो गया। वो रेडार से गायब हो गया। ड्रोन को ट्रैक करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। और तब कयास लग रहे थे कि ईरान ने तो उस ड्रोन को नहीं मार गिराया। हालांकि न तो ईरान ने उस ड्रोन को मार गिराने की जिम्मेदारी ली थी, न दावा किया था, न अमेरिका ने इसके बारे में कुछ कहा था। बस ये जानकारी मिली थी कि वो ड्रोन नौसेना के बेस पर लौट रहा था, रास्ते में अचानक गायब हो गया रेडार से। अब एक हफ्ते बाद नेवल सेफ्टी कमांड ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें लिखा है तब पता चल रहा है कि अमेरिका मान रहा है कि MQ-4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल को क्रैश हो गया। क्रैश होने की कोई वजह नहीं लिखी है रिपोर्ट में, न ये लिखा है कि वो ड्रोन कहां क्रैश हुआ। तो ये साफ नहीं हुआ कि उस ड्रोन को ईरान ने गिराया या फिर तकनीकी खराबी हो गई या किस वजह से वो ड्रोन क्रैश हो गया, लेकिन क्रैश हो गया कि 9 अप्रैल को ड्रोन गिर गया था। उस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये भी बताया गया। तो माना जाता है कि अमेरिका के पास समंदर में निगरानी करने के लिए इस ड्रोन से बेहतर कोई ड्रोन है नहीं। आसमान में उड़ते हुए एक जासूस की तरह, ये आसमान का जासूस है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है, दुश्मन को पता नहीं चलता, ऐसे नजर रखता है। इसीलिए इस ड्रोन का क्रैश होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अमेरिका की नौसेना का सबसे महंगा ड्रोन भी है। $25 करोड़ का है, भारतीय रुपयों में मतलब 2300 करोड़ का है एक ड्रोन। 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ता है और रेंज इसकी 14,000 किलोमीटर की है। 360 डिग्री घूमने वाले सेंसर लगे होते हैं इसमें, बताया जाता है। एक साथ बहुत बड़े इलाके पर यह नजर रखता है। इसीलिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इस ड्रोन को तैनात किया था ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पल पल की खबर रख सके आसमान से। लेकिन 9 अप्रैल को अचानक ये ड्रोन गायब हो गया। उस वक्त अमेरिका ने इस ड्रोन को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया था। अब अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दिख रहा है कि उसका ड्रोन क्रैश हो गया था। उधर ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों की जासूसी के लिए चीन की सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा था। ईरान की IRGC सेना ने पश्चिम एशिया में इस सैटेलाइट के जरिए अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। TEE-01B मॉडल की सैटेलाइट को 2024 के आखिर में चीन से लॉन्च किया गया था और जंग में ईरान ने इसकी मदद की थी। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। किसी देश के लिए मीलों दूर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला करना मुश्किल होता है, उसके सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करना इतना आसान नहीं होता, तो सैटेलाइट खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम कर सकती है। तो चीन की सैटेलाइट ने ईरान की जरूरत को पूरा किया, ये रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका के अलग अलग जो सैन्य अड्डे हैं उनकी तस्वीरें लेकर ईरान को भेजी। तो उसने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के एयरबेस की तस्वीरें भेजी, जॉर्डन की भेजी, बहरीन की भेजी, इराक की भेजी। सीधे तौर से जासूसी की एक तरह से ईरान के लिए। आसमान में तीसरी आंख का काम किया ईरान के लिए। उसने अमेरिका के एक एक एयरबेस की बिल्कुल बारीक और सटीक जानकारी जुटाई और उसे जंग के दौरान ईरान तक पहुंचाया। ये रिपोर्ट कह रही है चीन की सैटेलाइट की मदद से ही मिली जानकारी के बाद ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। चीन की सैटेलाइट ने 13 से 15 मार्च के बीच सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। ईरान की IRGC सेना ने फिर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हवाई हमला किया। हवाई हमले में अमेरिका के विमानों को नुकसान पहुंचा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाई हमले की पुष्टि भी की थी। सऊदी अरब की तरह जॉर्डन में अमेरिका के एयरबेस की भी निगरानी की गई, उसकी जासूसी की गई। सैटेलाइट ने जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस की तस्वीरें ली। उसने बहरीन में बने अमेरिका के एयरबेस की भी जानकारी जुटाई, उसकी तस्वीरें ली। इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर भी नजर रख रही थी सैटेलाइट। वहां पर अमेरिका की सेना का एयरबेस बना हुआ है। इरबिल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को भी ट्रैक किया गया। ईरान की IRGC सेना ने फिर बाद में हमलों का दावा किया था वहां पर।
तो रिपोर्ट कह रही है कि जंग में ईरान ने चीन की सैटेलाइट से जो जानकारियां मिली उनका इस्तेमाल किया था, वहां से उसे जानकारी मिल रही थी, सटीक लोकेशन का पता चल रहा था। अमेरिका के अलग अलग एयरबेस पर फिर भीषण हमले कर दिए थे। यानी भले ही वो सैटेलाइट चीन की थी, चीन से ही अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने उसका खूब इस्तेमाल किया और इसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी पकड़ नहीं पाई। तो ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक चीन की सैटेलाइट ने न सिर्फ ईरान को जानकारियां दी, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद की तस्वीरें भी ईरान तक पहुंचाई कि हमला होने के बाद अब क्या तस्वीर आ रही है। रिपोर्ट कहती है चीन से लॉन्च होने के बाद इस सैटेलाइट का कंट्रोल ईरान की IRGC सेना ने अपने हाथों में ले लिया था। लॉन्च सैटेलाइट को चीन ने किया, लेकिन चलाने का जिम्मा ईरान की IRGC ने संभाला हुआ था। TEE-01B सैटेलाइट को चीन की एक कंपनी ने बनाया है, उसे चलाने का काम भी चीन की एक दूसरी कंपनी करती है। तो रिपोर्ट कहती है उस दूसरी कंपनी ने ईरान को अपने कंट्रोल स्टेशनों की सुविधा दी रखी ताकि ईरान आसानी से सैटेलाइट को कंट्रोल कर सके, उसका डेटा आसानी से हासिल कर सके। मतलब चीन ने ईरान को कंट्रोल स्टेशनों के जरिए तकनीकी मदद पहुंचाई और इसके सहारे उसने अमेरिका के सैन्य अड्डों की जानकारियां जुटाई, तस्वीरें जुटाई। सैटेलाइट अंतरिक्ष से जमीन पर मौजूद ऐसी चीजों की भी साफ तस्वीर ले सकती है जो आकार में बहुत ही छोटी होती है। ईरान इसकी मदद से सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि अमेरिका के एयरबेस कहां पर मौजूद हैं, वो ये भी देख रहा है कि अमेरिका का कौन सा लड़ाकू विमान एयरबेस के किस हिस्से पर खड़ा है, अमेरिका की सेना की गाड़ियां किस तरफ जा रही हैं। तो ये खासियत बताई जाती है इस सैटेलाइट की, वो एक एक हलचल को पकड़ लेती है। किसी सैन्य अड्डे पर सैनिकों पर नजर रख सकती है, सैनिकों तक पर। फोटो ही खींचकर नहीं रुकती, ये जमीन पर हो रही हर हरकत को बिल्कुल वैसे दिखाती है जैसे मोबाइल फोन पर कोई वीडियो देखा जाता है। उसके जरिए ही ईरान को पल पल की जानकारियां जुटाने में मदद मिल रही है और मिली मदद जिससे उसने हमले किए। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को अपने निशाने पर इसी के जरिए ले लिया था। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि यूरोप अपना अलग नेटो बनाने की तैयारी कर रहा है, अमेरिका को हटाकर अलग नेटो बना रहा है, क्योंकि नेटो में अब ये कई मतभेद हो गए। अपने नेटो में वो अमेरिका को नहीं रखना चाहता, मतलब नेटो जैसा संगठन, वैसे यूरोपियन नेटो कहा जा रहा है कि ऐसा संगठन होगा जो होगा नेटो जैसा ही, बस अमेरिका नहीं होगा। तो खबर है कि यूरोपियन नेटो की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि वो नेटो से अलग हो जाएंगे, इस सैन्य संगठन में अमेरिका की भूमिका ही कम कर देंगे, जबकि अमेरिका ही नेटो की अगुवाई करता है। वो तब से बना हुआ है जब सोवियत यूनियन का मुकाबला करना था, अमेरिका की तरफ से ही हो रहा था। तो इसलिए यूरोप ने चुपचाप एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है इन धमकियों के बाद कि अपना अलग नेटो बना लिया जाए, अमेरिका से अलग, ताकि अगर कल को अमेरिका नेटो से अलग भी हो जाए या ये धमकियां दे तो यूरोप के देशों पर उसका कोई फर्क ना पड़े। तो ये रिपोर्ट कहती है कि नेटो के कई बड़े देश इस प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। नेटो में दुनिया भर के 32 देश शामिल हैं। दुनिया भर के क्या, ज्यादातर यूरोप के ही हैं, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्र के आसपास के देश हैं, इसमें अमेरिका, कनाडा और इधर यूरोप के देश हैं। अमेरिका खुद इसकी अगुवाई करता है। अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे सदस्य देशों पर, सब पर हमला माना जाता है, ये इसका सिद्धांत है, इसी पर यह नेटो बना हुआ है। लेकिन ईरान जंग में नेटो के ज्यादातर देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, अपने पैर पीछे खींच लिए, अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। कुछ देशों ने तो साफ कर दिया कि यह जंग अमेरिका की है, ये किसी नेटो के देश पर हमला नहीं हुआ है, अमेरिका ने किसी पर हमला किया है, तो ये नेटो का सिद्धांत लागू नहीं होता, ये यूरोप के देशों ने कह दिया। जबकि ट्रंप को उम्मीद ये थी कि ईरान के साथ जंग में सभी नेटो देश उनका साथ देंगे, अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देंगे, सैन्य मदद करेंगे। लेकिन ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एक एक करके नेटो के कई बड़े देशों ने इस जंग से दूरी बना ली। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने हमसे सलाह तो ली नहीं इस हमले से पहले। तो ट्रंप और नेटो में दरार पड़ गई और दरार दिख रही है। ट्रंप बुरी तरह भड़के हुए दिख रहे हैं, बार बार कई बार कह चुके हैं कि नेटो से अलग हो जाएंगे। नेटो में शामिल देशों को कायर कह दिया उन्होंने, कागजी शेर तक कह दिया, कई बार इससे अलग होने की धमकी दे दी। तो इसी वजह से रिपोर्ट कह रही है कि यूरोप के देशों ने फिर अपना अलग नेटो बनाने पर ही विचार शुरू कर दिए, ताकि अगर किसी दिन अमेरिका नेटो से पीछे हट भी जाए या अपना रोल कम कर दे तो नेटो एकदम से कमजोर ना पड़ जाए।
यूरोपीय देशों की सुरक्षा कमजोर न पड़ जाए तो अपनी सुरक्षा करने के इंतजाम उनके पास होने चाहिए। यानी अलग नेटो बनाने का मकसद साफ है, अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए। अलग नेटो मतलब सिद्धांत वही रहे कि किसी एक देश पर हमला हो तो वो सब देशों पर हमला माना जाए, इससे यूरोप की सुरक्षा बनी रहे, लेकिन उसमें अमेरिका ना हो। अपनी सुरक्षा की कमान खुद यूरोप संभाले। फ्रांस तो लंबे वक्त से कह ही रहा है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, लेकिन जर्मनी अभी तक इसका विरोध करता रहा था। वो अमेरिका के साथ कोई तनाव नहीं चाहता था, लेकिन जर्मनी में नए चांसलर बनने के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। खबर है कि फ्रांस के बाद अब जर्मनी भी अलग नेटो बनाने के समर्थन में है, यूरोप का अलग नेटो बनाने के। इसके अलावा ब्रिटेन है, पोलैंड है, डेनमार्क है, यहां तक कि कनाडा भी इसका समर्थन कर रहा है कि यूरोप अगर अलग नेटो बनाता है तो कनाडा उसमें आ जाएगा बजाय अमेरिका वाले नेटो में। इधर पश्चिम एशिया में जो टकराव है उसके बीच यूक्रेन को डबल झटका लग गया, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि अमेरिका ने उसे और हथियार देने से इनकार कर दिया और यूक्रेन की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले फिर तेज कर दिए हैं। तो उधर से हथियार नहीं मिल रहे, इधर से हमले हो रहे हैं। एक ही रात में रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन मार दिए, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, कई इलाकों को दहला दिया, कुछ लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा और रूस की सेना ने बहुत बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया। एक साथ कई जगहों से हमले किए। पुतिन की वायुसेना ने दोनेस्क को निशाना बनाया, जापोरिजिया को निशाना बनाया। इन दोनों प्रांतों के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। 324 ड्रोन से अलग अलग जगहों पर अटैक हुआ। 3 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गईं। इनमें करीब 310 ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया हालांकि, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों और बाकी बचे ड्रोन ने उन इलाकों की तस्वीर बिगाड़ दी। रिहायशी इलाकों में कई इमारतें ढह गई, कई गाड़ियां बर्बाद हो गई, अफरा तफरी मच गई। हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान जारी किया कि उनकी सेना को रोजाना भारी तादाद में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने अपने सहयोगी देशों से मदद की अपील की, लेकिन तभी अमेरिका की तरफ से उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे सकता, रूस से लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं भेजेगा। यूरोप के देश अगर चाहें तो यूक्रेन की मदद कर लें, वो हथियार खरीद कर उसे दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका अब ऐसा नहीं करेगा। We should stop funding the Ukraine war, okay? And I still believe that, obviously, and it's one of the things I'm proudest that we've done as administration is we've told Europe that if you want to buy weapons, you can, but the United States is not buying weapons and sending them to Ukraine anymore. We're just out of that business. रिपोर्ट कहती है अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं की तो उसकी हालत तो खराब हो सकती है, वो जंग में ही कमजोर पड़ जाएगा और कमजोरी का फायदा उठाकर पुतिन की सेना उस पर हमले और तेज कर सकती है और हमले और तेज हो चुके हैं। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करता रहा था। उसने उसे अपनी घातक मिसाइलें दी, बम दिए, दूसरे हथियार दिए, लेकिन ईरान जंग में फंसने के बाद उसने मदद का हाथ खींच लिया है। उधर ईरान युद्ध की आलोचना करने वाले ईसाई धर्मगुरु पोप लियो पर ट्रंप ने एक बार फिर तीखा हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट डाल दी, दावा किया कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हजारों बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पोप लियो को उसकी खबर नहीं लगी। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा था जब ईरान के बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों में। हालांकि पोप लियो ने एक बार फिर अपील की कि ईरान की लड़ाई को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने वेनेजुएला और ईरान में की गई अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था, आलोचना की थी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पोप पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। बीते कुछ दिनों में वो कई बार उनके खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्हें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों के खिलाफ बोलने वाला पोप नहीं चाहिए, उन पर सवाल उठाते हो, ऐसे पोप नहीं चाहिए। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी और दावा किया कि ईरान में बीते 2 महीने के अंदर करीब 42,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई, निहत्थे लोगों की जान ले ली ईरान की सरकार ने। उनके मुताबिक ईरान में सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। ये आंकड़े पोप लियो तक पहुंचाए जाने चाहिए, उन्होंने कहा। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ईरान ने अपने लोगों के साथ क्या किया। हालांकि पोप लियो पर सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ही नाराज नहीं दिखे, वहां के उपराष्ट्रपति ने भी उनके बयानों का विरोध किया। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने भरे मंच से पोप लियो के धार्मिक ज्ञान पर सवाल उठा दिए, लेकिन इस दौरान कुछ लोग जेडी वैंस के ही विरोध में खड़े हो गए
और उनके भाषण के दौरान ही अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी जब उन्होंने पोप लियो पर हमले शुरू किए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ईरान युद्ध की निंदा करने पर पोप लियो पर हमला बोल दिया, यहां तक कह दिया कि उन्हें धर्म से जुड़े मामलों पर संभल कर बोलना चाहिए। पोप को धर्म से जुड़े मामलों पर संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि जंग का विरोध करने वाले पोप लियो ने कहा था कि ईश्वर कभी उन लोगों के पक्ष में नहीं होते जो तलवार चलाते हैं, किसी पर हमला करते हैं। हालांकि जेडी वैंस के मुताबिक पोप ने जो कहा वो पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने जैसे ही पोप के विरोध में बोलना शुरू किया, वहां दर्शकों में मौजूद एक व्यक्ति चीख पड़ा। उसने जोर से चिल्लाया, कहा कि ईश्वर नरसंहार का समर्थन नहीं करते। I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. मंच के नीचे से आवाज आई तो जेडी वैंस कुछ देर के लिए रुके और फिर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। इसी बीच एक बार फिर किसी ने जोर से आवाज लगाई। उसने गाजा में बमबारी के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया। The president, excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years. इस कार्यक्रम में विरोध की वजह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कई बार रुकना पड़ा। पोप लियो की उन्होंने आलोचना तो कर दी, लेकिन कुछ लोगों ने कड़ी आपत्ति जता दी इस पर। पोप लियो ने भी साफ किया कि वो युद्ध के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और शांति की बात करते रहेंगे। जंग में शामिल देशों से उन्होंने अपील की कि वो बातचीत के जरिए ही आपसी झगड़ों को सुलझाने पर जोर दें।